हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर साइंस टीचर। टेक आउट योर साइंस टेक्स्ट बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is crop production and management. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट द क्रॉप। लाइक आप सबको पता है कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप जो कि एक सेम ही चीज को जब हम एक सेम लाइक पर्टिकुलर लैंड में हम जब ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। इट कैन बी वीट, इट कैन बी राइस, ओके, एंड इट कैन बी एनीथिंग लाइक मिलेट्स एंड ऑल, ओके। So now let's start the chapter. Here you can see the introduction point is given. So यहाँ पर हमें बताया गया कि पहले के टाइम में जब मेन है वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो एक ही जगह पे नहीं रहते थे। वो टेम्पररी मतलब अपना घर बनाते थे, पर वो एक ही जगह में टिकते नहीं थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, खाने की तलाश में खाने की तलाश में जाते थे वो, ठीक है। हंटिंग एंड ऑल ये सब गैदरिंग वगैरह करते थे, ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ, पहले वो हंट करते थे एनिमल्स को, उनको खाते थे, उनके फ्लैश को कंज्यूम करते थे, उन्हीं के वो फ्लैश से कपड़े वगैरह भी बनाते थे, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खाते थे, नट्स वगैरह खाते थे प्लांट से। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे की तरफ, सो वैसे वैसे उनको पता चला कि अच्छा मतलब जो सीड्स है वहां से नए प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, ओके। तो वहां से उन्होंने फिर डिस्कवर किया टिलिंग, द प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग वन। इससे उन्हें पता चला अबाउट द एग्रीकल्चर वन कि कैसे क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फूड प्रोडक्शन है वो शुरू हो गया था, ठीक है, जो ह्यूमंस ने शुरू किया था। एंड जैसे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? फूड गैदरर से शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर बाद में मैन जो है वो क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि वो फूड को प्रोड्यूस करने लग गए। एंड उसके बाद वो एक सेटल लाइफ को जीने लग गए, यानी कि वो एक जगह में परमानेंटली रहने लग गए। वहीं पर उन्होंने अपना घर बना लिया और वहीं पर वो खेती बाड़ी वो सब करने लग गए, ओके। सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में मैन जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, टूल्स को यूज करते हैं, मशीन्स को यूज करते हैं, ताकि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सके क्रॉप्स की, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम न्यू टर्म्स गिवन। तो ये जो न्यू टर्म्स आपको दिए हैं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको हर एक के मीनिंग के बारे में अच्छे से पता चल सके, ओके। सो हेयर इट इज सेइंग दैट हमें वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ट्रीज, श्रब्स एंड बुशेस होते हैं हमारे आसपास, और ये सभी जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, हमारे जिंदा रहने के लिए। एंड जो प्लांट्स है वो तो बेसिक सोर्स ऑफ फूड है, क्योंकि अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, ओके। मैन एंड एनिमल्स जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे? प्लांट्स पे, ठीक है, फूड के लिए। एंड हमें पता है कि हमें फूड जो है वो हमें एनर्जी जो है स्टूडेंट वो कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है, जो हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एंड जो कि हमारे पूरे वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाता है और फंक्शन करता है, जैसे कि डाइजेशन फॉर्म में, रेस्पिरेशन फॉर्म में और एक्सक्रीशन फॉर्म में, ओके। तो हमें जो फूड है स्टूडेंट वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है, और दोनों चीज से मिलता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, मतलब एक लाइक प्रोवाइड करना फूड को एक लार्जर पॉपुलेशन, मतलब कि स्टूडेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं फूड को एक लार्जर पॉपुलेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक रेगुलर प्रोडक्शन की जरूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गिवन। जो साइंस है स्टूडेंट वो डील करता है विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के साथ एंड एनिमल्स के साथ फॉर ह्यूमन यूज, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर, ठीक है। जो साइंस है वो डील करता है किसके साथ? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर वन। एंड एग्रीकल्चर जो है स्टूडेंट दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और सबसे पहली इंडस्ट्री है, बेसिक फाउंडेशन फॉर्म, प्राइमरी इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। सो इसी वजह से इसमें लाइक बिलीव किया गया है कि इट वॉज बिगिन 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है, इतने साल पहले ही ये शुरू हो गया था एग्रीकल्चर। सो इससे पहले जो मैन थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना खाना मतलब वो कहाँ से कंज्यूम करते थे? वो जगह जगह जाते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड के लिए। वो गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है। पर बाद में उन्होंने फिर क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो पहले वो बिजी थे हंटिंग में, ठीक है, गैदर करने में नट्स एंड फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स को, ठीक है। एज यू कैन सी स्टूडेंट ओवर हेयर, आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो अर्ली मैन की, कि कैसे वो फूड को गैदर कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टोन्स की मदद से क्या बनाते थे? टूल्स वगैरह बनाते थे, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि पहले जो हंट किया जाता था तो वही खाने को लेकर आते थे, ठीक है, बॉट द फूड एवरी डे फॉर हिमसेल्फ और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ?
ही बाय चांस ही डिस्कवर द लाइक एग्रीकल्चर, हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स। ओके, तो उन्हें पता चला कि कैसे हम सो कर सकते हैं सीड्स को और उससे नए प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। उन्हें वहां से वो नॉलेज मिली। फिर धीरे धीरे करके और उन्होंने डिस्कवर किया टिलिंग प्रोसेस को, प्लांटिंग को, हार्वेस्टिंग को। इससे फिर शुरुआत हुई ऑफ द फूड प्रोडक्शन बाय मैन। ठीक है, इससे शुरुआत हुई कि कैसे फूड को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फूड गैदरर थे, पहले क्या थे, फूड गैदरर थे। ठीक है, अब क्या बन गए मैन, वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। तो फूड गैदरर से उनकी जर्नी किसमें चली गई, फूड प्रोड्यूसर में चली गई। ओके, एंड इससे वो एक सेटल लाइफ को जीने लग गए। ठीक है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड को भी अप्लाई किया, इसमें साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया, जिससे कुछ इंप्रूवमेंट आने लग गई थी प्लांट की ग्रोथ में, और उससे इरिगेशन फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट आ गई थी, जिससे बेटर प्रोटेक्शन हो सकता था प्लांट का पेस्ट से। पेस्ट यानी कि स्टूडेंट जो चूहे वगैरह होते हैं ना, वो अगर लाइक उन्हें बचाना, क्रॉप्स को बचाना किससे, चूहों से। ठीक है, तो इसके बारे में भी उन्हें नॉलेज पता चल गई, डिजीजेस से बचाना प्लांट्स को। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स को यूज करना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दिस रिजल्टेड ओवरऑल इंक्रीज इन द फील्ड। इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से जो प्लांट है उनकी ग्रोथ हो गई और जो क्रॉप्स है वो काफी हेल्दी ग्रो हो गए। ओके, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉप प्लांट्स। सो जब प्लांट्स जो कि सेम तरीके के होते हैं, ठीक है, जब उसे हम ग्रो करते हैं और कल्टीवेट करते हैं वन प्लेस में ऑन अ लार्ज स्केल, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जो सेम कैटेगरी के प्लांट होते हैं और एक लार्ज स्केल में लैंड में हम ग्रो करते हैं उन्हें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि क्रॉप ऑफ राइस हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ऑल द प्लांट्स जो कि ग्रो होते हैं उस फील्ड में, वो क्या होते हैं, राइस ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, कोई और नहीं होता है। एंड क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ राइस होता है, कुछ व्हीट होता है, कुछ बार्ली होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको हम सीरियल ग्राम्स बोलते हैं। ओके, एंड देन इनको हम स्टूडेंट सीरियल्स बोलते हैं। देन ग्राम्स आर आल्सो देयर, बीन्स आर आल्सो देयर, पीज आर आल्सो देयर व्हिच आर ग्रोन, एंड पल्सेस आर आल्सो देयर। ठीक है, पल्सेस, मस्टर्ड, sunflower and groundnuts, these all are also there. and mustard, sunflower, groundnut, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑयल सीड्स बोलते हैं। तो वेराइटी ऑफ थिंग्स, लाइक वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है वो ग्रो होते हैं लाइन में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा सीरियल्स ग्रो होते हैं, राइस, व्हीट एंड बार्ले। फिर उसके बाद पल्सेस भी ग्रो होते हैं, ग्राम, बीन्स, पीस भी ग्रो होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑयल सीड्स भी दे रखी है, जैसे कि सनफ्लावर, ग्राउंडनट, ओके, मस्टर्ड हो गए। ओके, तो ये सब भी ग्रो होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है उनको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि सीरियल्स वर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप। सबसे पहले कल्टिवेटेड क्रॉप कौन से थे, सीरियल्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद बट नाउ अबाउट 100 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। पर अब क्या है कि अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को अब ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो सीरियल्स जो होते हैं स्टूडेंट, दे आर द टॉल ग्रासेस। इनको हम क्या बोलते हैं, टॉल ग्रासेस बोलते हैं, जो कि कल्टीवेट होते हैं। उनके न्यूट्रिशियस सीड यानी कि उनका जो न्यूट्रिशियस सीड होता है वो कल्टीवेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। दे आर द न्यूट्रिशियस वन, एंड वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक स्टेपल फूड हम लोगों के लिए। ठीक है, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर एक जगह में। एंड ग्रेन्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो काफी ज्यादा रिच होते हैं स्टार्च में, और वो प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स को भी कंटेन करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा व्हीट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। एंड अगर हम लिस्ट करें सम ऑफ द इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स को, तो यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दे रखा है। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर ब्रेन। जो सीरियल जो कि हम कंज्यूम करते हैं बड़े एकदम लार्ज स्केल में इन अ पर्टिकुलर रीजन, उसे हम स्टेपल फूड बोलते हैं। उस रीजन का मतलब उस जगह का वो एक स्टेपल फूड हो जाता है, जो पर्टिकुलर पीरियड में वहाँ पर ग्रो होता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे कंज्यूम करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो वीट है वो स्टेपल फूड है कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का। तो नॉर्थ इंडिया के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीट को ही ग्रो करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द टेबल ओवर हियर, काइंड ऑफ क्रॉप्स आपको यहाँ पर दे रखा है, और आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है। जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर सीरियल्स और ग्रेन्स। ठीक है, तो सीरियल्स और ग्रेन्स के आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, बार्ले, ऑयल, जॉर, बाजरा, रागी। ओके, देन उसके बाद आपको दे रखा है पल्सेस। पल्सेस के एग्जाम्पल है ग्राम, पी, बीन्स, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, लोबिया। फिर उसके बाद शुगर यील्डिंग क्रॉप्स के आपको दे रखे एग्जाम्पल, शुगर केन, बीटरूट। देन वेजिटेबल्स का आपको दे रखा है लीव्स में कौन कौन से, कैबेज, स्पिनच, ट्राइगोनिला एंड लेटस। उसके बाद रूट्स का आपको दे रखा है स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप। स्टेम्स के आपको दे रखे है जिंजर, पोटैटो, कॉर्न्स। बल्ब्स का आपको दे रखा है अनियन, गार्लिक। देन फ्रूट्स में आपको दे रखा है कुकुम्बर, गॉड, ब्रिंजल, टोमेटो। देन फ्लावर्स में आपको दे रखा है बनाना, बोहीनिया एंड कॉलीफ्लावर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपको फ्रूट्स में दे रखा है
एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स, चेरी, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, प्लम। देन ऑयल सीड्स यानी कि जो ईडेबल वाले होते हैं, जो जो खाने लायक तेल होते हैं, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड, कोकोनट, पीनट, सीजैम, सनफ्लावर, ऑलिव यानी कि जैतून। ओके, देन उसके बाद ऑयल सीड्स जो कि नॉन ईटेबल है, जो खाने लायक नहीं है, जैसे कि लिंसीड हो गया, अलसी एंड कैस्टर हो गया। नेक्स्ट है बेवरेजेस यानी कि प्लांटेशंस, जैसे कि कॉफी, कोकोआ, टी। देन स्पाइसेस आ गया, क्यूमिन, पेपर, कोरिएंडर, टर्मरिक, चिलीज, जिंजर। नेक्स्ट वन इज फाइबर्स, फाइबर्स में हेम्प, जूट, कॉटन एंड फाइबर जिससे कपड़े बनते हैं, ठीक है। फिर है वुड, टिम्बर, जिससे जो कि हमें कहाँ से मिलता है, सैल, टीक, सिजैम, डिओडर, पाइन, बैम्बू से। एंड रबर प्लांटेशन जो कि रबर प्लांट से मिलता है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट फॉडर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि हमें मेडिकैगो यानी कि अल्फा अल्फा एल्फा ट्राइफेलियम, बेसीम, सेसबेनिया यहाँ से मिलता है, ठीक है। यानी कि फॉडर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी फॉडर तो जो कैटल वगैरह खाते हैं उन्हें हम फॉडर बोलते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स, रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, ग्लैडियोली। नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑयल्स, क्लोव ऑयल, इक्लिप्टस ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। ओके, नेक्स्ट इज मेडिसिनल प्लांट्स, नीम, तुलसी, मिंट। ओके, तो ये आपको दे रखे थे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स जिनके हम लाइक विच आर वेरी मच यूजफुल टू अस, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज सीजनल क्रॉप्स एंड प्लांटेशंस। अब हम यहाँ पर सीजनल क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया कि एज यू नो कि इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा वास्ट कंट्री है, और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल, ये काफी ज्यादा वैरी करता है, मतलब एक ही जैसा नहीं रहता, हर जगह में अलग अलग होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी होते हैं जो ग्रो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइक इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको अलग अलग टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है। सॉइल भी डिफरेंट होती है क्योंकि ओके, सो डाइवर्सिटी की वजह से भी, मतलब डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी के अलावा यहाँ पर टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स है जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है खारीफ क्रॉप्स और एक है राबी क्रॉप्स। ओके, तो चलिए जानते हैं पहले खारीफ क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब जो रेनी सीजन में सोन होते हैं, ओके, जिनको रेनी सीजन में तब रेनी सीजन के टाइम सीड्स को सो किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, खारीफ क्रॉप्स बोलते हैं। एंड रेनी सीजन जो होता है इंडिया में वो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक होता है, ओके। और कौन कौन से क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, राइस, मेज, जौर, बाजरा, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, इन सबको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, खारीफ क्रॉप्स है जो कि रेनी सीजन के टाइम ग्रो होते हैं, उन्हें सो किया जाता है, और इन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, समर क्रॉप्स ही बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द समर क्रॉप्स। ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेजेस भी देख सकते हो स्टूडेंट, राइस आपको दिया है, जौर, बाजरा एंड मेज आपको दिया है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी स्टूडेंट खारीफ क्रॉप में पल्सेस भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं जो समर के टाइम ग्रो होते हैं एट मेनी प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है स्टूडेंट राबी क्रॉप्स के बारे में। वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में जिनको ग्रो किया जाता है उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। एंड ये जो विंटर सीजन है इंडिया में कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक होता है, ओके। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप आ गए, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, ये सभी आ गए, इन सभी को हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो वीट दिया है आपको, ग्राम दिया है, पी दिया है, मस्टर्ड दे रखा है, ओके। Now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. पैडी requires a lot of water. पैडी जो है उसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, therefore ये उसी जगह में ग्रो होता है जहाँ पर लाइक ये जो पैडी है स्टूडेंट, ये मेनली ग्रो होता है कब, रेनी सीजन के टाइम, ठीक है। ये जो पैडी है ये मेनली रेनी सीजन के टाइम ग्रो होता है क्योंकि इसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। Now student, the next type of crop is ज़ैद crop. वो क्रॉप जो कि सो किए जाते हैं मार्च में या फिर अप्रैल में एंड हार्वेस्ट किए जाते हैं रेनी सीजन से पहले, ठीक है, उन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मार्च और अप्रैल में बीज बो दिए जाते हैं और इनको हार्वेस्ट काटा जाता है, इनको कब, रेनी सीजन से पहले, ठीक है। यानी कि कब, रेनी सीजन से पहले इनको काटा जाता है, उनको क्या बोलते हैं, हम ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सो ज्यादातर जो प्लांट्स हो गए लाइक वेजिटेबल्स वन एंड फ्रूट्स वन, जैसे कि क्यूकर बिट, घिया, बिटर गार्ड यानी कि करेला, एंड मेलिन्स एंड मूंग, ये सभी जो है ये क्या है, ज़ैद क्रॉप्स है, ओके। ट्रीज एंड श्रब्स जो है ये क्या है, प्लांटेशन है, एंड ये कल्टीवेट होते हैं कहाँ पर, फॉरेस्ट में, जैसे कि ऑर्किड्स हो गए, ऑर्किड्स ऑफ फार्म्स हो गए। तो ऑर्किड्स ऑफ फार्म्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको कल्टीवेट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किया जाता है। एंड देन एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे भी रखा है, टी, कॉफी, कोकोआ, मैंगो, एप्पल, गुआवा,
plums, roses and others. Okay, here you can see student the zaid crops one. आपको फिगर भी दे रखा है, cucurbit, घिया, करेला, that is bitter gourd and then melon. Okay, now let's move into the next topic, that is food production and farm management. तो हम यहाँ पर जानेंगे फूड प्रोडक्शन और फार्म मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बताया कि एज यू नो कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा लाइक वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड पानी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि पानी के बिना तो क्रॉप्स ग्रो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो पानी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। और पहले के टाइम क्या होता था कि जो फार्मर्स थे वो टोटली डिपेंड करते थे रेन में, यानी कि मानसून पे वो डिपेंड करते थे, ठीक है। वो ये देख रहे थे कि कब बारिश आएगी और कब उनके क्रॉप्स को पानी मिलेगा और उनके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। तो मानसून जो है अगर जब नहीं आती, अगर जब मानसून नहीं आती है तो सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जो ज़मीन है वो एकदम सूखी सी पड़ जाती है। ओके, बट अब क्या है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से हम साइंटिफिक मेथड से और सिस्टमेटिक वे से हम पानी का यूज़ लेके आ सकते हैं। हम टैंक में फिल कर सकते हैं, ठीक है, पंप आउट कर सकते हैं पानी को। ओके, सो लाइक इससे क्या होगा कि हेल्दी ग्रोथ होगा प्लांट का एंड गुड आउटपुट ऑफ क्रॉप्स हमें मिलेगा, ठीक है। और उनको एक ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि गुड आउटपुट ऑफ क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए उन्हें, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि उन्हें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, प्रोटेक्शन चाहिए वीड से, पेस्ट से, एंड प्रॉपर स्टोरेज भी चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद, काटने के बाद एक प्रॉपर स्टोरेज भी मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है। सो हमें मोर एंड बेटर ईल्ड जो है वो फील्ड से फिर मिल सकता है अगर उनको पानी का रिक्वायरमेंट हम अच्छे से दे प्लांट्स को, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से इसको हम स्टूडेंट्स अच्छे से अचीव कर सकते हैं ओनली बाय अडॉप्टिंग बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ही अडॉप्ट करके ही हम अचीव कर सकते हैं। एंड बेटर फार्म मैनेजमेंट, यानी कि अच्छे से अगर मैनेजमेंट हो तो अच्छे से जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो होंगे। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फार्म मैनेजमेंट आपको यहाँ पर दिया है कि जो फार्मर है वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लाइक यहाँ पर आपको दे रखा है फॉर टिलिंग अ फार्म एंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप से लेकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, then adding manure and fertilizer, then irrigation, then protection from weeds, then it is harvesting, then storage. So let's move into the next so student, let's move into the first step, that is preparation of soil. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्रॉप को ग्रो करने से पहले, क्योंकि अगर सॉइल को हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्रॉप भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्लोइंग और एक होता है लेवलिंग। ओके, तो चलिए जानते हैं प्लोइंग के बारे में। पहले प्लोइंग और टिलिंग द सॉइल सेम ही है, प्लोइंग एंड टिलिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम सॉइल को लूज करते हैं एंड टर्न करते हैं सॉइल को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लोइंग बोलते हैं। ओके, जिसमें हम सॉइल को एकदम लूज कर देते हैं और टर्न करते हैं, ऊपर की नीचे की मिट्टी को ऊपर की साइड लेकर आते हैं। ओके, तो ये जो प्लोइंग है ऑफ द स्मॉल फील्ड, ये डन होता है किसकी मदद से, एक वुडन और आयरन प्लो की मदद से होता है, ठीक है। अगर छोटा सा फील्ड है तो उसमें तो वुडन और आयरन की मदद से हो जाएगा, और ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप से ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड दीज आर, या तो ये मैनुअली होता है या फिर ये मशीन के थ्रू भी होता है या एनिमल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। अब ज्यादा लैंड होगी, बड़ी लैंड होगी तो मशीन के थ्रू इसको प्लो किया जाता है। ओके, अब लार्ज फील्ड्स जो होते हैं वो ट्रैक्टर्स, मशीन यानी कि ट्रैक्टर की मदद से प्लो किए जाते हैं, ठीक है। प्लोइंग के कुछ एडवांटेजेस भी आपको दे रखे हैं, जैसे कि इससे मिट्टी जो है वो एकदम लूज हो जाती है एंड मदद करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एंड जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं एंड बाय डिकम्पोजिंग द रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि डिकम्पोज कर देते हैं रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो लूजन सॉइल होता है उससे क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो एकदम डीपली जाते हैं, पेनिट्रेट इजीली एंड वो सिक्योर हो जाते हैं फर्मली इन द सॉइल, ठीक है, एकदम अच्छे से हो जाते हैं वो सॉइल में। एंड देन द लूजन सॉइल जो है वो ट्रैप करता है मोर इसको, एयर को, जो कि कौन यूज करता है, प्लांट के जो रूट्स है वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। फिर आपको बताया गया है कि जो स्पेस होता है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में वो ट्रैप करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर को, जो कि एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं रूट्स को, यानी कि पूरे प्लांट की बॉडी को, ठीक है।
अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि मैन्योर को ऐड किया जाता है सॉइल में टिलिंग से पहले, ठीक है, टिलिंग या प्लोइंग से पहले मैन्योर को ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर जब होता है सॉइल के साथ तो उन्हें एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, ओके, ग्रोथ के लिए। एंड सॉइल जो है इज वाटर बिफोर सोइंग, और सोइंग से पहले पानी थोड़ा डाला जाता है सॉइल में, ओके। एज यू कैन सी ओवर हेयर, पिक्चर भी आपको दे रखा है, प्लोइंग बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की मदद से प्लो करना, या फिर प्लोइंग बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स, बैल की मदद से वो प्लो कर रहे हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इन दिस वन लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब है कि हम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस स्मूथ, कि मतलब जो सॉइल सरफेस है उसे एकदम स्मूथ बना रहे हैं हम, ओके, एंड इवन बना रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़ टाइप का होना चाहिए या ऊपर नीचे टाइप का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे हम एकदम इवन बना रहे हैं, स्मूथ फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि ये जो फिर जो भी क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट, उनकी ग्रोथ जो है काफी अच्छी होती है। और इसमें ये भी नहीं होता कि कुछ क्रॉप्स ऐसे ऊपर की तरफ है, कुछ ऐसे नीचे की तरफ, तो मतलब एकदम इवन बना दिया जाता है। लेवलिंग का मतलब है कि लेवल पे लेकर आना, एक ही लेवल में, ठीक है। और ये किसकी मदद से किया जाता है? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ वुडन और आयरन प्लैंक की मदद से या फिर लेवलर की मदद से इसे किया जाता है। एंड इसे हम इसलिए करते हैं टू एंश्योर दैट यूनिफॉर्म इरिगेशन इन द फील्ड इज देयर और नॉट, क्योंकि अगर लेवलिंग नहीं होगी तो पानी जो है वो भी अच्छे से नहीं जा पाएगा, कहीं पर पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, जब इरिगेशन प्रोसेस करेंगे तो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब सोइंग से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सॉइल को ब्रेक करें टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स, ताकि हमें एक बेटर ईल्ड मिले। मतलब सोइंग से पहले हम जो सॉइल है उसे ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। उसमें कुछ आपको पत्थर जैसे भी सॉइल मिलते हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है हमें, ठीक है, पत्थरों को हटाना होता है। एंड ये किसकी मदद से होता है? इसके लिए बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं। तो मेन टूल्स इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें एक तो प्लो हो गया, ठीक है, हो गया, एंड एक हो गया कल्टीवेटर। तो चलिए जानते हैं इन टूल्स के बारे में। पहले आपको दिया है स्टूडेंट यहाँ पर प्लो। तो ये जो प्लो है ये इम्प्लीमेंट करता है विच इज मेड अप ऑफ वुड। तो स्टूडेंट ये जो प्लो है, प्लो इम्प्लीमेंट, ये किससे बना है स्टूडेंट? वुड से, लकड़ी से बना है। एंड ये किसके थ्रू चलाया जाता है? बुल्स के थ्रू चलाया जाता है या फिर दूसरे एनिमल्स के थ्रू, यानी कि हॉर्स, कैमल, ठीक है। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप को कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं प्लोशेयर, ओके। एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर आपको इमेज दे रखी है प्लो की, एंड एक स्ट्रॉन्ग आयरन टूल है जिसको प्लोशेयर बोलते हैं, ठीक है, दिस वन। सो जो मेन पार्ट होता है प्लो का वो काफी ज्यादा लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं। जो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है इसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं। और जो आयरन स्ट्रिप आपको दिख रही, और जो स्टूडेंट आपको आयरन स्ट्रिप दिख रहा है वो से हम प्लो शेयर बोलते हैं, ठीक है। सो एक हैंडल होता है लाइक वन ऑफ द शाफ्ट में, दिस प्लो शाफ्ट में, जो कि द अदर एंड इज अटैच, मतलब जो एक हैंडल है वो अटैच कर देता है दूसरे एंड को, ठीक है, टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल, जो कि हम बुल पे प्लेस करते हैं, उनके नेक में, गर्दन में प्लेस करते हैं। एंड जिससे वो कैरी करते हैं उसे इजीली। वन पेयर ऑफ बुल जो है या फिर अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो, तो वो इजिली क्या कर सकते हैं? प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन, मतलब इसके लिए कितने चाहिए? हमें सिर्फ दो चाहिए बुल, और एक आदमी चाहिए उसे चलाने के लिए, ओके। फिर आपको यहाँ पर बताया गया कि जो प्लो है एक शार्प पॉइंटेड वेज होता है जो कट करता है, दैट कट्स इनटू द सॉइल, जो सॉइल को कट करता है, एंड ऑल्सो उसे टर्न कर देता है बाय ब्रिंगिंग द लोअर मिनरल्स इट सॉइल टू द टॉप। वो नीचे की मिट्टी को ऊपर की तरफ लेके आता है, यानी कि लोअर मिनरल को ऊपर की तरफ लेके आता है सॉइल में, ठीक है। अब आजकल जो फार्मर्स है वो ट्रैक्टर्स यूज करते हैं ताकि वो ड्रॉ कर सके सॉइल को एंड ड्रैग कर सके मल्टी प्रोग्ड प्लो को, ओके। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज हो। ये एक बहुत ही सिंपल टूल है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए, ठीक है। ये लॉन्ग लॉड ऑफ वुड से बना होता है, आयरन से बना होता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इसमें होता है, दैट इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, जो वन ऑफ इट्स एंड में इसका फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड ये एक ब्लेड के फॉर्म में वर्क करता है, और इसको कौन चलाता है? इसको एनिमल्स के थ्रू चलाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको हो का इमेज दे रखा है, दिस इज द हो। एज यू कैन सी ग्रिप आपको दे रखी है, हैंडल, बेंच प्लेट आपको दे रखा है, दिस इज द रॉड एंड दिस इज द बीम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट दैट मशीन इज द कल्टीवेटर वन, ओके। तो आजकल जो प्लोइंग है
वो ट्रैक्टर की मदद से करा जा रहा है, ठीक है, विच इज ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। एंड ये जो यूज ऑफ कल्टीवेटर है, इससे क्या होता है, लेबर एंड टाइम दोनों बच जाता है, ठीक है, लेबर भी बच जाते हैं, ज्यादा आदमी नहीं लगते और टाइम भी बच जाता है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कल्टीवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज सोइंग। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज सोइंग। सोइंग का मतलब है कि इम्पोर्टेंट, सोइंग जो है स्टूडेंट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, एंड सोइंग से पहले हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। अब कैसे इसका सिलेक्शन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स आपको दे रखा है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स होता है ये इन्वॉल्व करते हैं कुछ ऐसे लॉट ऑफ प्रिकॉशंस को। एज जो सीड्स है वो हेल्दी होने चाहिए और डिजीज फ्री होने चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है, मतलब जो सीड्स है स्टूडेंट वो हेल्दी होने चाहिए और डिजीज फ्री होने चाहिए ग्रोथ के लिए, एंड काफी ज्यादा क्लीन और लाइक डिजीज फ्री होने चाहिए, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स होना चाहिए, शुड बी सिलेक्टेड। एंड जब सॉइल को हम फ्लो कर देते हैं और लेवल कर देते हैं, फिर हम सीड्स को उसमें सो करते हैं, यानी कि सीड्स को उधर पुट करते हैं। और सोइंग के टाइम हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले है सीड्स जो है वो प्लांट होने चाहिए द करेक्ट डेप्थ में, गहराई में, जो कि हम सॉइल के अंदर, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर की तरफ। ओके, और इफ प्लांटेड डीप इन द सॉइल दे कैन नॉट रिस्पायर, क्योंकि अगर हमने बहुत ज्यादा डीप कर दिया तो वो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे और वहां से ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और उनके जो शूट है वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाएंगे, ठीक है, कि वो ऊपर की तरफ अपने आप को पुश कर सके, ऐसे भी नहीं हो पाएगा। तो इतना भी ज्यादा डीप नहीं करना है हमें, हमें नॉर्मल फॉर्म में ही रखना है उसे। ओके, एंड अगर वो सरफेस में प्लांट करेंगे तो वो उन्हें कौन खा लेगा, बर्ड्स खा लेंगी, चिड़ियाएं खा लेंगी, ठीक है, और इससे प्लांट ग्रो ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज कि सीड्स को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, तो सॉइल जो है इट शुड बी वाटर, ठीक है, तो सॉइल में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सो करने से पहले भी थोड़ा पानी डाल देना चाहिए, ठीक है। हाउएवर अगर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है, तो यानी कि कम पानी होने में भी लॉस है और ज्यादा पानी होने में भी लॉस है, तो मीडियम फॉर्म हमें रखना है उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सीड्स जो है वो हमें सो करना है करेक्ट डिस्टेंस में। ऐसा नहीं कि सभी सीड्स को आपने एक ही जगह में सो कर दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, 1 सेंटीमीटर का गैप आप देख सकते हो, आप गैप दे सकते हो, ठीक है, तो आपको मतलब गैप देना है, ऐसे नहीं कि एक ही जगह में आप ग्रो कर रहे हो। ओके, सो अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो उनको इनफ पानी नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, उनके ऊपर लाइक कंपटीशन चलेगा कि कौन किसको पानी चाहिए, वो सब। एंड अगर हमने बहुत दूर दूर उन्हें प्लांट कर दिया तो इससे क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगी फील्ड स्पेस की, कि जो इतना बड़ा लैंड है उसमें काफी दूर दूर प्लांट कर दिए तो इससे क्या होगा कि लैंड का भी वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो सीड्स को हम दो तरीके से सो कर सकते हैं, एक है मैनुअली और एक है सीड ड्रिल को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैनुअली का आपको यहाँ पर बताया है स्टूडेंट कि इस मेथड में सोइंग ऑन द सील, लाइक जब हम सीड्स को सो करते हैं तो ये मैनुअली का मतलब क्या है कि ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, ह्यूमन हैंड के थ्रू हो रहा है, तो इसमें हम स्कैटर कर देते हैं, हम सीड्स को स्कैटर बिखरा देते हैं ऑन द सॉइल सरफेस, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, इसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, जहां पर हम सीड्स को ऐसे बिखरा देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे वो बिखेर रहे हैं सीड्स को, ठीक है, स्कैटर कर रहे हैं, मैनुअली द सीड्स आर सोन। ओके, बट ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में रख रहे हैं सीड्स को, वो अलग अलग जगह में उनको स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये काफी ज्यादा इफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, इट डज नॉट इंश्योर ईदर यूनिफॉर्म स्पेसिंग, मतलब इससे यूनिफॉर्म स्पेसिंग हुई है नहीं हुई है ये हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, बिटवीन द सीड्स और द राइट डेप्थ, और क्या राइट डेप्थ है या नहीं है, यूनिफॉर्म लाइक स्पेस है या नहीं है, ये भी अब अच्छे से पता नहीं चलता है, अनइवन हो जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, तो ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट ये आपको खुद परफॉर्म करना है, और यू कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल। अब सीड हमने पहले मैनुअली देखा, अब जानते हैं सीड ड्रिल से कैसे सीड को हम सो कर सकते हैं। तो सीड ड्रिल जो है एक काफी ज्यादा बेटर वे है, अच्छा तरीका है सीड्स को सो करने का, ठीक है। सीड ड्रिल जो है वो एक लॉन्ग मेटल ट्यूब होता है विथ फिंगर्स उसमें अटैच होते हैं, ठीक है, टू अ फनल एट द टॉप, एक मतलब फनल में
ग्रोइंग एट द टॉप, एंड उसके बाद क्या होता है, सीड्स को उसमें पुट किया जाता है फनल के अंदर, देन उसके बाद वो मूव करते हैं इनटू द फिंगर्स ऑफ द ड्रिल, ड्रिल के फिंगर्स में मूव करते हैं। फिर जो सीड ड्रिल है वो जो कि अटैच है एक फ्लो के साथ, एंड जैसे जैसे वो मूव होता चलता है तो सीड जो है वो सो होता है बाय द ड्रिल, ड्रिल की मदद से वो उस जगह पे सो हो जाता है। ओके, यूजिंग अ सीड ड्रिल इज कंसिडर्ड बेटर मेथड, इसे सबसे अच्छा मेथड बोला है एज कम्पेयर टू द ब्रॉडकास्टिंग वन। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स है वो एकदम करेक्ट डेप्थ पे हो, सो हो, ठीक है, और ये भी इंश्योर करता है कि प्रॉपर स्पेसिंग उन दोनों सीड्स के बीच में होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग सभी सीड्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो काफी ज्यादा बेटर है ये एज कम्पेयर टू द ब्रॉडकास्टिंग वन, यानी कि जो मैनुअली किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सीड ड्रिल की आपको इमेज भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हीं से के थ्रू जो है वो सीड्स जो है वो सो होते हैं, ठीक है, करेक्ट डेप्थ में, और प्रॉपर स्पेसिंग भी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन जो है स्टूडेंट एक और मेथड है जिसमें हम सीड्स को सो करते हैं। इस मेथड में हम इंश्योर करते हैं कि वेरी गुड क्रॉप प्रोडक्शन इज देयर, ओके, एंड ये वो प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें वी आर लाइक ट्रांसफरिंग हेल्दी सीडिंग फ्रॉम अ नर्सरी टू द फील्ड, यानी कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं हेल्दी सीडलिंग को नर्सरी से कहाँ पर, फील्ड की तरफ, ठीक है। तो प्लांट्स जैसे कि पैडी हो गए, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर सीड्स जो हो गए, उनको डायरेक्टली सो नहीं किया जाता है इनटू द सीड्स। ओके, जो सीड्स है स्टूडेंट उनको पहले ग्रो करते हैं सीडलिंग में, छोटे से नर्सरी में, ओके, जैसे कि आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट तो देखा ही होगा, तो उस ग्लास वाले फॉर्म में उसे ग्रो किया जाता है सीडलिंग्स को, ठीक है। फ्रॉम देयर उसके बाद जो हेल्दी सीडलिंग है उनको फिर पिक किया जाता है और प्लांट किया जाता है कहाँ पर, फील्ड में, ठीक है। दस ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मदद करता है फार्मर को कि वो हेल्दी सीडलिंग को ही सेलेक्ट करे, और इसका एग्जाम्पल आप राइस ले सकते हो। राइस जो है उसको हम पैडी बोलते हैं, लाइक बिफोर इट इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द वाटर लॉग पैडी फील्ड्स विच आर इन अ वे, ठीक है। मतलब कि अब ऐसा ना हो कि वो वाटर लॉग अगर पैडी फील्ड में हमने ऐसे ग्रो कर दिया तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा जब ज्यादा रह जाता है पानी एक ही जगह में, तो वो क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन इज द बेटर वन, कि पहले वो अच्छे से ग्रो हो जाए सीडलिंग फॉर्म में, उसके बाद उनको हम कहीं पर उन्हें हम कहीं पर प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज नोन एज द ट्रांसप्लांटेशन वन, जिसको हम पौध लगाना भी बोलते हैं, ओके। Now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं जैसे कि पैडी हो गए, ठीक है, आर फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी, पहले उन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है, और जब वो एकदम प्लांटलेट्स फॉर्म में, सीडलिंग फॉर्म में हो जाते हैं ग्रो, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में मैनुअली, ठीक है। एंड कुछ ऐसे फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं या फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है, जब उनका सीडलिंग फॉर्म में आ जाता है तो उनको फिर लैंड में ग्रो किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, द थर्ड पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब कैसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो टॉप सॉइल है वो सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है, और जो क्रॉप्स है वो ग्रो होते हैं कहाँ पर, टॉप सॉइल में, ठीक है, एंड वो डिराइव करते हैं जो मिनरल है उनका, मिनरल न्यूट्रिशन से, सॉइल से, ठीक है। और जैसे ही क्रॉप जो है हार्वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि क्रॉप्स को जो हम कट कर देते हैं, ठीक है, तो जो टॉप सॉइल है जहाँ पर क्रॉप ग्रो हो रहे थे, ठीक है, वो पोर हो जाता है मिनरल के फॉर्म में, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इससे जो सॉइल है उसको क्या चाहिए, अब एनरिचमेंट चाहिए विद मिनरल्स के साथ बिफोर अनदर क्रॉप, दूसरे क्रॉप को ग्रो करने से पहले, ठीक है। सो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो हम सॉइल में ऐड करते हैं, कुछ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ठीक है, ताकि उनका लाइक प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो हम सॉइल में ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब मैन्योर जो होते हैं स्टूडेंट वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्रीन मैन्योर, एक होते हैं कंपोस्ट। तो चलिए जानते हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में। फर्स्ट आपको यहाँ पर ग्रीन मैन्योर का दे रखा है कि जो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग होता है क्रॉप्स का, जिससे कि जब कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होता है क्रॉप्स का, इससे क्या होता है, सॉइल जो होती है उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, पुअर हो जाते हैं सर्टेन न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। तो इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो ऐड करते हैं ग्रीन मैन्योर को, ठीक है, अपने फील्ड में, ताकि वो रिप्लेनिश हो जाए सॉइल एंड काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाए और वो प्लांट की ग्रोथ में मदद कर सके, ठीक है। इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशिएंट अगर मैन्योरिंग होगा तो उससे वीक प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे प्लांट नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है, अगर हेल्दी नहीं होंगे तो हम भी हेल्दी नहीं रहेंगे, ओके। सो मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है स्टूडेंट, जो कि ऑब्टेन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ओके, बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म ही डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल को, ठीक है। फिर उन्हीं के वेस्ट से हमें क्या मिलता है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है।
फिर ये जो डिकम्पोज मैटर है स्टूडेंट, इसको हम यूज करते हैं एज द ऑर्गेनिक मेन्योर फॉर्म। ओके, जैसे कि काउडंग हो गया। काउडंग जो है ये काफी ज्यादा फार्मर्स इसको यूज करते हैं एज अ नेचुरल वन, नेचुरल मेन्योर, ऑर्गेनिक वन। एंड दे में ऐड प्लांट, और इसमें वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को भी ऐड ऑन कर देते हैं डायरेक्टली सॉइल में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए फर्स्ट इनटू द कंपोस्ट वन, और उसके बाद वो मेन्योर में यूज हो जाए। ओके, now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. Manure is rich in organic matter. Manure जो है काफी ज्यादा rich है organic matter में, being the decomposed remain of plants and animals. ठीक है, और like irrespective of that being a decomposed remain of the plants and animals. ठीक है, manure जो है काफी ज्यादा rich होता है, plant को क्या provide करता है, वो nutrients provide करता है। Okay, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको ग्रीन मेन्योर का इमेज भी दे रखा है इधर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कंपोस्ट। अब ये जो है कंपोस्ट, ये भी एक मेन्योर है जो कि ऑब्टेन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से। ठीक है, ये बनाया जाता है बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल में बाय डिगिंग अ पिट। एक पिट को, एक ग्राउंड को डिग कर दिया जाता है अच्छे से। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर होता है उसको शॉवल कर देते हैं लेयर बाय लेयर, मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट को, मैटर को उसमें पुट कर देते हैं, उसमें फिर लेयर बाय लेयर, परत जो होती है वो चढ़ाते हैं उसमें। ठीक है, एंड सेपरेटेड द लेयर्स ऑफ सॉइल, एंड उससे क्या होता है, वो जो लेयर्स ऑफ सॉइल को वो सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और जब पिट बहुत ज्यादा फुल हो जाता है तो उसको हम कवर कर देते हैं ओवर, एंड उसे लेफ्ट कर देते हैं अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने के लिए ऐसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि कंप्लीट डिकम्पोजिशन जब हो जाएगा तो वो यूजफुल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बताया कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो उस मैटर पे एक्ट करते हैं। जैसे हमने उस मैटर को खाली छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है, जब वो फुल हो जाता है तो उस मैटर पे वो एक्ट करते हैं जो कि उस पिट पे था, एंड उसे डिकम्पोज करते हैं वो। ठीक है, फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं, एंड इसको हम एज अ बायोगैस यूज करते हैं। ज्यादातर गाँव में ये बायोगैस यूज होता है। ठीक है, और डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, फिर से गोबर गैस भी बोलते हैं। ओके, एंड द डिकम्पोज जो रेसिडुअल मैटर है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट होता है नेचुरल ऑर्गेनिक मेन्योर के फॉर्म में। ठीक है, जो कि क्या करता है, रिविटलाइज करता है सॉइल को, एक मतलब एनर्जी और प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट और प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड ऑल्दो कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट नॉट इन सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स से इतना इंक्रीज लाइक ऑल द स्टूडेंट, जो कंपोस्ट है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से तो रिच है, भरपूर है, पर और कुछ जो उसमें न्यूट्रिएंट है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन नहीं होता उसमें, फास्फोरस नहीं होता है, और पोटेशियम नहीं होता है। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ composting, like how the composting process is done. Okay, now the next is student fertilizers. अब ये जो फर्टिलाइजर्स है ये क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि काफी ज्यादा रिच होते हैं इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर्म में। ठीक है, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर्स है मैन मेड मिनरल होते हैं, मैन मेड मिनरल सॉल्ट होते हैं, एंड ये हम यूज करते हैं फैक्ट्रीज में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको फर्टिलाइजर का दे रखा है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट आपको दिया है, सुपर फॉस्फेट आपको दिया, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आपको दे रखा है, पोटेशियम आपको दिया है। ठीक है, दीज ऑल आर फर्टिलाइजर। अब सिर्फ फर्टिलाइजर जो है वो हम जब सप्लाई करते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर जो है स्टूडेंट वो सप्लाई करता है एक बैलेंस मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, एंड पोटेशियम हो गया। ठीक है, जो कि क्रॉप्स को चाहिए होता है। अब ये जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, इससे फार्मर्स की मदद हो जाती है कि एक अच्छी यील्ड ऑफ क्रॉप हो जाता है, जैसे कि वीट, पैडी एंड मेज के लिए। बट अगर हम इसे ज्यादा यूज करेंगे तो इससे सॉइल जो है वो कम फर्टाइल हो जाएगा, और जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाएगा। ओके, सो फर्टिलाइजर्स जो है ये काफी ज्यादा सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी हो गया है, क्योंकि अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज करेंगे, केमिकली होता है, तो इससे क्या होता है कि पानी जो है वो भी पोल्यूट हो जाता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन, हमें अगर मेंटेन करके चलना है द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मेन्योर। तो हमें मतलब फर्टिलाइजर के अलावा मेन्योर भी यूज करना चाहिए, या फर्टिलाइजर छोड़कर हमें मेन्योर ही, ऑर्गेनिक मेन्योर को ही यूज करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम उस फील्ड को अनकल्टिवेट रख देते हैं, फैलो रख देते हैं इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। ठीक है, कुछ देर के लिए खाली रख देते हैं ताकि उसमें वापस से न्यूट्रिएंट्स आ सके, मिनरल्स आ सके। ओके, नाउ स्टूडेंट हियर यू कैन सी द फर्टिलाइजर्स। सोडियम नाइट्रेट आपको दिया है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आपको दे रखा है यहाँ पर। ओके,
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। आपको यहाँ पर एडवांटेजेस दे रखे हैं दोनों के, मेन्योर के भी फर्टिलाइजर के। पहला एडवांटेज आपको दे रखा है कि ये सॉइल को एनरिच कर देता है ऑर्गेनिक मटेरियल से, और यहाँ पर दे रखा है एडवांटेज फर्टिलाइजर का कि ये काफी ज्यादा ईजी होता है यूज करना, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है कि सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल होता है प्लांट की लाइक ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है इधर इस पॉइंट में कि ये काफी ज्यादा इजी होता है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फिर आपको बताया स्टूडेंट कि इम्प्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को, यानी कि जो मेन्योर है वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, जबकि जो फर्टिलाइजर है वो काफी ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है सभी सीजन में, ठीक है। एंड ये जो मेन्योर है ये इंक्रीज करता है क्रॉप प्रोडक्शन को भी, ओके, जबकि ये जो है फर्टिलाइजर ये इंक्रीज करता है क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल टाइम्स, लाइक ज्यादातर, ओके। एंड ये इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी, जो मेन्योर है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट सॉइल को इमीडिएटली इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मेन्योर का बता रखा है कि ये एयरेट भी करता है सॉइल को एयर भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि ये सॉइल को पोरस बना देता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो इजी बन जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज दे रखे हैं केमिकल यूज के, केमिकल्स जो कि यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो पहला है कि अगर हम ज्यादा यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स का तो इससे क्या होगा, जो इवन लाइक यूजफुल इंसेक्ट्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, और वो अगर प्लांट्स के लिए यूजफुल थे तो प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर है कि पेस्टिसाइड जो है हार्मफुल भी होते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड इवन टू ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे या फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो इससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, ओके। पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स जो है इससे एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है, इसीलिए हमें बायोलॉजिकल मेथड ही यूज करना चाहिए फॉर द पेस्ट एंड वीड कंट्रोल के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये आपको खुद ही रीड करना है, ठीक है। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है इनके बारे में वही पॉइंट्स इसमें आ रखे हैं, ठीक है, तो आपको ये खुद रीड करना है। Now let's move into the activity part. Activity 2 is given. So this activity is your homework part. You have to do by your own, and you can also take the help of your parent or teacher. Okay. Now the fourth method in this one is irrigation. अब ये जो प्रोसेस, ये जो इरिगेशन है स्टूडेंट, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में, इसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। एंड वाटर जो है, जैसे कि आपको पता है कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सीड्स के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स जो है 90% ऑफ वाटर कैरी करते हैं, ठीक है। अब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, जो कि ड्राई कंडीशन में तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उनको पानी की इंपॉर्टेंस, लाइक स्टूडेंट उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स जो कि डिसॉल्व होते हैं पानी में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पर, टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है। तो वाटर जो है स्टूडेंट वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, क्रॉप्स को, दोनों चीज़ से, फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर से भी, ठीक है, हॉट एयर करंट से भी उसे लाइक बचाता है। यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि अगर हमें मेंटेन करना है मॉइस्चर ऑफ द सॉइल को फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए, तो फील्ड्स जो उनको हमें अच्छे से पानी देना होगा, रेगुलरली हमें पानी देना होगा फील्ड्स में। एंड क्रॉप्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर की भी जरूरत होती है वेरियस स्टेजेस में, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। एंड जैसे कि पैडी क्रॉप हो गया, पैडी क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टिन्यूस इरीगेशन चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए उसे, ओके। कॉटन हो गया, वीट और ग्राम हो गया, इनको इतने ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्रीक्वेंट वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, मतलब होती तो है वाटर की रिक्वायरमेंट पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना पैडी को होती है, ओके। सिमिलरली एक सैंडी सॉइल जो है वो इतना पानी को रिटेन नहीं कर सकता है, एंड हेंस उसको फ्रीक्वेंट इरीगेशन की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि अपने अंदर इतना पानी को रिटेन नहीं कर सकता, इसलिए से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है सैंडी सॉइल को। नाउ हेयर यू कैन सी सोर्सेज ऑफ वाटर, आपको यहाँ पर दे रखा है कहाँ से पानी आता है। तो इंडियन फार्मर ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं, रेन पे, मानसून पे डिपेंड करते हैं इरीगेशन के लिए, पर अदर फॉर्म्स ऑफ इरीगेशन आपको यहाँ पर दिए हैं, मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ इरीगेशन भी आपको बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो रेनफॉल तो है ही इंपॉर्टेंट है, पर इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या हो जाता है कि रेनफॉल जो है वो अनप्रेडिक्टेबल भी है, कभी आ सकती है कभी नहीं आ सकती है। तो इसके अलावा भी और चीज़ें जिससे हम इरिगेशन मेथड कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, कैनल्स हो गए, स्ट्रीम्स, लेक्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो रिवर, लेक एंड वेल, इनकी मदद से हम इरिगेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर इट इज गिवन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन।
तो वाटर जो कि अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में एंड कैनल्स में, उसको लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, ठीक है, ताकि उसे फील्ड में पहुंचाया जा सके। ओके, सो कैटल या फिर ह्यूमन लेबर जो है वो इस मेथड को यूज करते हैं ताकि वो फील्ड में उसे पहुंचाया जा सके। सो ये जो मेथड होता है काफी ज्यादा सस्ता होता है और लेस एफिशिएंट भी होता है, ठीक है। तो वेरियस ट्रेडिशनल मेथड है इसमें, जैसे कि मोट हो गया, जिसे हम पुली सिस्टम बोलते हैं, यहाँ पर ई आएगा स्टूडेंट। ओके, एंड एक होता है चेन पंप, एक होता है ढेकली, और एक होता है राहत जिसको हम लेवर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पंप्स आर कॉमनली, इसमें पंप्स को कॉमनली हम यूज करते हैं लिफ्टिंग, लाइक वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी जो है वो भी हम यूज करते हैं पंप को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और लेबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब मॉडर्न मेथड में आ जाते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आपको यहाँ पर दिया है, तो इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, सम न्यूअर मेथड ऑफ इरिगेशन भी इसमें बता रखी है जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मेन सिस्टम क्या है, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक है ड्रिप सिस्टम, एक है फ्यूरो सिस्टम। ओके, तो जो ट्रेडिशन होता है स्टूडेंट, उसमें क्या हो जाता है कि पानी की वेस्टेज हो जाती है, ठीक है, वाटर पोल्यूट भी हो जाता है। ओके, जबकि मॉडर्न में ऐसा नहीं होता है, मॉडर्न में पानी की बचत हो जाती है, टाइम की बचत होती है, ठीक है, लेबर की बचत होती है। ओके, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है, काफी ज्यादा यूजफुल है ये फॉर द अनइवन लैंड, ठीक है, जो अनइवन लैंड होते हैं ना, वहां पर ही काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और ये उन जगह में भी यूजफुल है जहां पर पानी की कमी है, जहां वाटर इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो परपेंडिकुलर इसमें पाइप अरेंज किए जाते हैं जो कि रोटेटिंग उसके नोजल्स होते हैं टॉप में, मतलब टॉप में एकदम रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ठीक है, जो ज्वाइन किए जाते हैं मेन पाइपलाइन के साथ एट रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। एंड जैसे ही वाटर अलाउ होता है कि वो फ्लो करे थ्रू द मेन पाइप, तो वो अंडर प्रेशर से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, वो रोटेटिंग नोजल से फिर एस्केप होता है पानी, एंड वो फिर स्प्रिंकल हो जाता है कहाँ पर, क्रॉप में। और वो ऐसा लगता है जैसे कोई बारिश हो रही है, जैसे आपने फाउंटेन फुहारा देखा होगा वैसे फॉर्म में होता है। तो ये सैंडी सॉइल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि उन्हें पानी चाहिए होता है ज्यादातर। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। ओके, तो इससे क्या होता है, पानी की भी बचत हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या है कि जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल करता है जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, मतलब जहां पर प्लांट के रूट का पोजीशन होगा वहीं पर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होगा, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ड्रिप सिस्टम। ओके, ये सबसे अच्छी टेक्निक है स्पेशली फॉर द वाटरिंग, लाइक स्पेशली फॉर वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक है, और ये उस जगह के लिए भी सही है जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, एंड ये उन रीजन्स के लिए काफी अच्छा है जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पोर है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन दिया गया है, ठीक है, पाइप के जरिए ड्रिप बाय ड्रिप रूट में ही होता है, पानी जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट फुरो सिस्टम। इसमें जो पानी है वो सेंड किया जाता है फील्ड में एक फुरो के जरिए, वाइल जो क्रॉप है वो ग्रो किया जाता है रिज में, यानी कि एलिवेटेड पोर्शन में, उठे हुए जो पोर्शन होते हैं वहां पर, ठीक है, एंड विच इज ऑल्टरनिंग which are student alternating with the furrows. Okay, as you can see over here, this is the furrow one, furrow irrigation. Okay, आप यहाँ पर देख सकते हो उनको ऊपर की तरफ प्लान कर रखा है और पानी नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि क्या आपको पता है लाइक व्हाट आर वीड्स एंड वीडिंग। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको पता है लाइक वीड्स क्या होते हैं या वीडिंग क्या होते हैं। ओके, इन अ फील्ड मैनी अदर, मतलब फील्ड में बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप ही नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, क्रॉप के साथ। अब क्या होता है कि अगर वो क्रॉप के साथ लाइक नेचुरली अपने आप ग्रो हो जाते हैं तो वो क्रॉप का जो भी पानी होगा, खाना होगा, वो सब कंज्यूम कर लेंगे और क्रॉप तो ग्रो ही नहीं कर पाएगी हेल्दी, ठीक है। तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिमूवल ऑफ वीड्स है इसको हम बोलते हैं वीडिंग, यानी कि जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। Now student, before coming into this point, here is given the activity 3. तो ये जो activity 3 है student, ये आपको खुद करना है और you can take the help of your parent or teacher. Okay. Now यहाँ पर आप वीडिंग के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से लिखे कि वीडिंग जो है काफी ज्यादा नेसेसरी प्रोसेस है, क्योंकि अगर वीड्स ग्रो हो गए तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं काफी हार्मफुल होते हैं मेन क्रॉप के लिए, बिकॉज वो
compete करते हैं, यहाँ पर एल नहीं आएगा स्टूडेंट, compete करते हैं प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ, पानी के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए, ठीक है। इसीलिए हमें इनको हटा देना चाहिए वीड्स को, ओके। सो वीड्स जो है बहुत जल्दी भी ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू द मेन क्रॉप, एंड ये काफी ज्यादा लाइक एंड आर मोर स्पेसिफिक टू द क्रॉप विद विच दे ग्रो, ओके। कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं, इवन इन हार्वेस्टिंग के टाइम भी वो इंटरफेयर करते हैं, दखलंदाजी देते हैं, ठीक है। एंड वो काफी पॉइजनस भी हो सकते हैं फॉर एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए कंज्यूम करने के लिए, ओके। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपको दे रखा है, जैसे कि शिनोफोडियम जिसको हम बथुआ बोलते हैं, अमेरेंथस यानी कि चौलई, ओके, चौलई, एंड देन देयर इज कॉन्वॉल्वुलस यानी कि खुरी, एंड देन वाइल्ड ओट, देन आर्गीमोने एंड ग्रास, दीज ऑल आर वीड्स, ओके। सो वीड्स जो है वो हम दो तरीके से कैरी अवे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट कुछ पिक्चर्स दे रखा है इनका, जैसे कि शेनोफोडियम दे रखा है आपको, अमेरेंथस दे रखा है, ये भी वीड्स है, एंड वाइल्ड ओट इट इज ऑल्सो वीड, देन कॉन्वॉल्वुलस, देन आर्गीमोनी, ओके। नाउ हम वीड्स को स्टूडेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है मैनुअली मतलब सिंपली हम पुल आउट कर रहे हैं वीड्स को, ठीक है, ट्रॉल की मदद से, खुरपा या खुरपी की मदद से, हैरो की मदद से, ओके। सो बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज व्हेन दे आर द टाइनी वन, ठीक है, when they like before they produce the flowers, मतलब फ्लावर्स प्रोड्यूस होने से पहले, वीड में भी फ्लावर लगते हैं ना, तो फ्लावर प्रोड्यूस होने से पहले उनको निकाल देना चाहिए हमें, ठीक है। तो वो ज्यादा बेस्ट टाइम होता है, और सीड्स प्रोड्यूस होने से पहले। तो जो मैनुअल रिमूवल है ये इंक्लूड करता है फिजिकल रिमूव ऑफ वीड्स, यानी कि फिजिकली इंसान अपने हाथों से रिमूव कर रहे हैं, खुरपी की मदद से, खुरपा की मदद से वो रिमूव कर रहे हैं बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि क्लोज टू द ग्राउंड उसे कट किया जा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। बट ये जो मेथड होता है मैनुअली वाला, ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें बहुत ज्यादा लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो वीडिंग बाय हैंड कैसे निकाला जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज बाय यूज ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड की मदद से, वीडीसाइड एक केमिकल है जो कि वीड्स को रिमूव करता है, ठीक है। तो वीड्स को कंट्रोल किया जाता है एक सर्टेन केमिकल से, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं, एंड ये हम स्प्रे करते हैं फील्ड में, किसकी मदद से, स्प्रेयर की मदद से, ठीक है। कुछ कॉमनली यूज वीडीसाइड्स आपको यहाँ पर दे रखा है 2,4-D, MCPA, सिमैजिन एंड मेटाकॉलर एंड दीज ऑल आर स्प्रेड, मतलब ये सभी को हम स्प्रे करते हैं फील्ड में ताकि हम किसको मार सके, वीड्स को मार सके, ठीक है। एंड बट ये जो है वीडीसाइड ये डैमेज नहीं करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। वीडीसाइड जो है काफी ज्यादा पॉइजनस केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट, ओके। सो ये अफेक्ट कर सकते हैं हेल्थ ऑफ द फार्मर्स को, ठीक है। एंड सो इसी वजह से हमें एकदम ध्यान से उसको पुट करना चाहिए जब हम उसे कैरी कर रहे हो, ओके। एंड फार्मर्स जो है उनको अपना नोज को कवर करना चाहिए, माउथ को कवर करना चाहिए एक पीस ऑफ क्लॉथ से जब उसे वो स्प्रे कर रहे हो, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको इमेज भी दे रखा है स्प्रेइंग वीडीसाइड, आप ये देख सकते हो कैसे उन्होंने अपने आईज को, माउथ को अच्छे से क्लोज कर रखा है, कवर कर रखा है, उन्होंने ग्लव्स वगैरह भी पहन रखे हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। अब प्लांट्स जो है वो अटैक करे जा सकते हैं या डैमेज हो जाते हैं बाय सेवरल ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। एंड उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर रिफर टू एज पेस्ट, ओके। तो ये क्लासीफाई है दो तरीके से, एक है disease causing microbes like bacteria, fungi and viruses, and insects, birds, rats that eat the crop and destroy it. तो पहले हम बात करते हैं disease causing microbes के बारे में। क्रॉप्स जो है वो अटैक्ट होते हैं बाय द माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, वायरसेस हो गए, जो ईल्ड को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो ना हो पाए, और में डिजीज कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जो फंगाई है वो रस्ट कॉज कर देता है एंड स्मट कॉज कर देता है वीट में, ठीक है, एंड ब्राइट इन पोटैटोज में, ठीक है। और जो बैक्टीरिया में स्टूडेंट वो कॉज करता है डिजीज कॉल्ड विल्ट इन प्लांट्स, जो कि ब्लॉक कर देता है टिश्यू को जो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पानी को, ठीक है। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, प्लांट जो है वो मर जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, ओके। तो ये तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स थे। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रैट्स। तो इंसेक्ट्स जैसे कि लोकस्ट हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, वीवल्स हो गए, एफाइट्स हो गए, टर्माइट्स, बीटल्स, and these all they damage the crops, okay। so जो locust and grasshoppers है ये काफी ज्यादा voracious eaters है, ये खा लेते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। ये लीव्स वगैरह जो है प्लांट के उन्हें अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं। एंड जो लोकस्ट है काफी ज्यादा झुंड में आते हैं, लार्ज स्वॉर्म में आते हैं ये, ठीक है, एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं फील्ड को, ठीक है।
एंड जो कैटरपिलर है स्टूडेंट, यानी कि लाइक ऑफ द सेवरल बटरफ्लाइज, मॉथ्स हो गए एंड बीटल्स हो गए, ये होल्स कर देते हैं, डिग करते हैं होल को कहाँ पर, लीफ में, ठीक है, इन द स्टेम ऑफ द प्लांट में भी ये होल क्रिएट कर देते हैं, फीड ऑन देयर जूसेस, उनके जूसेस को कंज्यूम कर लेते हैं, मेकिंग द स्टेम हॉलो, ठीक है। बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, पैरेट्स, पिजन्स एंड क्रोज जो है, ये भी फीड करते हैं ग्रेन्स को खा लेते हैं, सीड्स को और फ्रूट्स को खा लेते हैं, ठीक है। रैट्स जो है वो भी डैमेज क्रिएट करते हैं क्रॉप्स में, बोथ इन द फील्ड में भी या फिर स्टोरेज टाइम में भी वो कर देते हैं डैमेज, एंड इससे क्या है, जो स्पॉइल, ये जो क्रॉप्स है वो स्पॉइल हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को स्पॉइल कर देते हैं अपने बालों की, उससे लाइक बालों के थ्रू कर देते हैं या फिर यूरिन के थ्रू कर देते हैं रैट्स, ओके। एंड इससे क्या है, देन द क्वांटिटी दे कंज्यूम, इससे क्या है स्टूडेंट की मतलब वो जो भी जितनी भी क्वांटिटी थी क्रॉप्स की, ठीक है, जो भी क्वालिटी था क्रॉप का, पूरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इतनी वो क्वांटिटी को कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटी है जो वो कंज्यूम कर लेते हैं रैट, और कुछ क्वांटिटी जो बिल्कुल खराब कर देते हैं, उनके बाल पड़ जाते हैं उसमें, या फिर वो यूरिन कर देते हैं वहां पर, ओके। आपको यहाँ पर इनकी इमेज भी दे रखी है स्टूडेंट। फर्स्ट एज यू कैन सी लोकस इज देयर एंड ग्रासहॉपर इज देयर, ओके। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, जो फार्मर्स अपना सकते हैं, ताकि डैमेज ना हो, डैमेज से बच सके जो भी क्रॉप्स है, ठीक है, बाय द पेस्ट, वो डैमेज जो कि कौन क्रिएट कर रहा है, पेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है फील्ड में, ईदर बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन से या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की मदद से उसे स्प्रे किया जाता है, ताकि ये जो भी पेस्ट है वो दूर रहे, जो भी फंगस वगैरह है, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब दूर रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स जो है, इनको हम कैसे भगाते हैं। एक स्केयरक्रो, आपको पता होगा, स्केयरक्रो एकदम डरावना सा जो पुतला है वो बनाया जाता है, ताकि बर्ड्स जो है वहां से डर के भाग जाए, ठीक है, और सीड्स को कंज्यूम ना कर सके। और रैट्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं हम, वहां पर बाय कीपिंग द बेट्स इन प्लेसेस, एक रैट ट्रैप होता है, उनको हम प्लेस कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। द बेट्स कंटेन सर्टेन केमिकल, ये जो बेट्स है स्टूडेंट, ये कुछ केमिकल को कंटेन करते हैं जो कि रैट्स को मार देते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ दवाई हम वहां पर रख सकते हैं। तो ये जो केमिकल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं, इन केमिकल्स को हम रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। Now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. Chinese use a particular frequency of sound, मतलब जो चाइनीज है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को यूज करते हैं, ताकि वो किसको भगा सके, चूहों को भगा सके फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो यानी कि केमिकल को ना यूज करते हुए वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को यूज करते हैं, जिससे चूहे भाग जाते हैं और क्रॉप भी डैमेज नहीं होती है, ओके। नाउ हेयर यू कैन सी स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दे रखा है एस्टेरियल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, आप देख सकते हो कि कैसे स्प्रे किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्केयरक्रो आपको दे रखा है, ठीक है, कितना डरावना सा स्केयरक्रो बनाया है, जिससे कि जो चिड़ियाएं हैं वो भाग जाए, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि क्रॉप्स को कट करना, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब क्रॉप्स एकदम हेल्दी ग्रो हो जाते हैं तो उनको हम कट करते हैं, यानी कि जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उस कटिंग को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ओके। हार्वेस्टिंग जो है, या तो उसे पुल आउट किया जाता है क्रॉप को, या उसे कट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर, और लाइक सीरियल क्रॉप को कितना टाइम लगता है, 3 to 4 month लगता है मेच्योर होने में, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री में वो मैनुअली भी होता है सिकल के थ्रू, ठीक है, या फिर मशीन के थ्रू भी होता है, जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पर मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग जो है वो हैंड्स की मदद से किया जाता है या सिकल की मदद से किया जाता है, ठीक है। और जो ड्राई मेच्योर्ड क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको हम कट करते हैं एट द ग्राउंड लेवल में, ठीक है, एंड उसको हम एक स्टैक कर देते हैं बंडल में, एक बंडल बना देते हैं उनका फॉर द थ्रेशिंग वन, फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ओके। फिर थ्रेशिंग में क्या होता है स्टूडेंट, थ्रेशिंग में जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो कट हो जाती है क्रॉप, उनमें जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द शैफ। शैफ जो कि अनवांटेड चीज है, जो हमें नहीं चाहिए, तो उनसे हम सेपरेट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। और थ्रेशिंग जो है स्टूडेंट वो मैनुअली भी हो सकता है, बाय ऑक्सन की मदद से या बफेलोज की मदद से, या फिर हम इसे मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो फार्म मशीन जो है उसमें लाइक कॉल्ड कंबाइन, एक फार्म मशीन जिसका नाम कंबाइन है, वो हम यूज करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए, कटिंग के लिए भी और थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए भी, ठीक है। फिर
आता है स्टूडेंट आपका विनोइंग। विनोइंग में क्या है कि थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन्स है उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द शेफ। ठीक है, इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड की मदद से, इसी वजह से इसका नाम क्या है, विनोइंग है। ठीक है, ये जो मिक्सचर है ये ड्रॉप किया जाता है ग्राउंड में फ्रॉम अ हाइट। आप देखते होंगे लेडीज एक हाइट में खड़े होके इनको ड्रॉप करती है इस मिक्सचर को, तो हवा की मदद से जो शेफ है वो उड़ जाते हैं और जो ग्रेन है वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो हैवियर सीड्स होते हैं वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं, फिर जो लाइटर शेफ होते हैं वो ब्लो अवे हो जाते हैं विंड में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दे रखा है मैनुअल हार्वेस्टिंग, कैसे काटा जा रहा है क्रॉप्स को, एंड किसकी मदद से, सिकल की मदद से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट स्टोरेज। स्टोरेज, जब क्रॉप्स जो है, इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब जब हम क्रॉप ग्रेन को एक लॉन्गर टाइम के लिए कहीं पर रख रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। कि एकदम सेफ प्लेस में हमें रखना है उसे। ठीक है, सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, उनमें कोई मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर रहेगा तो वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, इन द सन, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो है वो क्या कर देंगे, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देंगे, और इससे वो पूरा जो भी क्रॉप था वो खराब हो जाएगा, विच कैन ruin द हार्वेस्टेड क्रॉप। ओके, तो ग्रेन्स जो है उनको स्टोर किया जाता है गोडाउन में, इन मेटल और अर्थन कंटेनर्स में उसे स्टोर किया जाता है, और या फिर उन्हें गनी बैग्स में, सिलोज या फिर ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी दिखा रखा है सियोल्स, सियोल्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के, एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज। ठीक है, दो तरीके से हम इसे स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई कंटेनर में भी हम स्टोर करके रख सकते हैं इन्हें। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो ड्राई नीम लीव्स जो होता है वो हमें उधर रख देना चाहिए, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स उस पर ग्रो ना कर पाए। ठीक है, घर पे भी हमें रखना चाहिए जो भी आपने ग्रेन को स्टोर करके रखा है वहां पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, स्टोरिंग के लिए एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अगर आप जब स्टोर कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन को बिग गोडाउन में, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट वहां पर होना चाहिए, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे किससे, पेस्ट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की जो गोडाउन है वो एकदम फ्री ऑफ इंसेक्ट्स होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, बाय कैसे, स्प्रेइंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की जो ग्रेन्स है वो रेगुलरली इंस्पेक्ट होने चाहिए, देखना चाहिए उन्हें रेगुलरली कि हाँ मतलब वो एकदम प्रोटेक्टेड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, ताकि उनमें कोई देखा जा सके कि उनमें कोई अटैक तो नहीं हुआ है किसी इंसेक्ट्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी चेक करना चाहिए कि मॉइस्चर तो नहीं है, गीलापन तो नहीं आ गया कहीं पर। ठीक है, ताकि जो प्रिवेंशन है ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें रोका जा सके। ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है, तो हमें फ्रूट प्लांट से तो मिलता ही है, पर एनिमल से भी मिलता है। ठीक है, जो कि हमें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। तो जो एनिमल फूड है वो काफी ज्यादा गुड होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है। एंड एनिमल्स जो है वो फूड जैसे कि फिश, पोल्ट्री, मटन एंड पॉर्क ये प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्स गिवन बाय द पोल्ट्री, वी ऑल्सो कंज्यूम मीट, हम मीट भी कंज्यूम करते हैं बहुत सारे एनिमल्स का। ठीक है, बिसाइड्स दिस डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, ये हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, लुक एट द फॉलोइंग टेबल। फूड आपको यहाँ पर दे रखा है, मिल्क जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल से मिलता है। मीट हमें गोट, शेप, फिश, कॉक से मिलता है। देन एग hen, डक, गूज से मिलता है। एंड ऑयल हमें फिश से मिलता है। ओके, सो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि हमें प्लांट्स के अलावा भी एनिमल से भी बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मिलता है। मिल्क जो है काफी ज्यादा यूजफुल है, वेरी गुड है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो रिच होता है प्रोटीन में, एंड लैक्टेज, शुगर, फैट्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड वाइटामिन। ओके, मीट एंड एग जो है ये भी काफी ज्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में, फैट्स में, वाइटामिन में। एंड ऑयल जो है वो तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। ठीक है, और हमारी लिवर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, सो अभी हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो अच्छे से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कितने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स थे हमने वो भी पढ़े अच्छे से। ओके, एंड कैसे सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है, सो किया जाता है। ठीक है, और हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स को कैसे रियर किया जाता है घर में, फार्म्स में, ताकि वो हमें यूजफुल प्रॉपर फूड और शेल्टर हम, ताकि हमें वो यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड कर सके। और उनका ध्यान भी रखा जाता है, एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है घर में, फार्म से उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, केयर दिया जाता है, लव एंड केयर। ओके, तो जब हम इसे लार्ज स्केल में करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जब हम एनिमल का ध्यान रखते हैं लार्ज स्केल में, उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। ओके,
Now student, as we have read this chapter, let's move into the summary point, that is summing up. First point is the science that deals with the growth of plants and animals for human use is called agriculture. Next point, some kind of plants grown and cultivated at a place constitute a crop. Next one is, in India, crops can be broadly categorized into two types based on season: rabi crops and kharif crops. Next one is the crop which are sown in the rainy season are called kharif crops. Next one is sowing is the most important part of crop production. Next is sowing of seed at appropriate depth and distances gives good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Next one is using a seed drill is a better way of sowing. Next is seeds of a few plants such as paddy are first growing nursery. When they grown in plantlets, growing to plantlets, they are transplanted in the field manually. Next one is manure is an organic substance obtained by the decomposition of plant and animal waste by microorganisms. Next is the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizers. Next is fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. Next one is the process of supplying water to crops is called irrigation. Next is, in a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Next is the removal of weeds is called weeding. Next is harvesting is the cutting of the mature crop manually or by machine. Next is proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज के हर एक पार्ट को कंप्लीट करना है, चैप्टर को भी एक बार अच्छे से रीड करना है। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।